Hi, this is CA Joseph Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel that is CA Inter by विश्वास CA। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, चाणक्य नीति सीरीज इज गोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल फॉर CA इंटरमीडिएट जैन 2025 एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सीरीज आज की इस डिस्कशन में ऑडिट में वी आर गोइंग टू कवर एसे नंबर 230 दैट इज चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बहुत ही इजी, छोटा सा, सिंपल सा स्टैंडर्ड है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप डेफिनेटली यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में एंड एमसीक्यू में। तो बेटा कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर। वी आर नाउ स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 6 एसे नंबर 230। बहुत ही सिंपल सा, इजी सा, छोटा सा स्टैंडर्ड है, छोटा सा चैप्टर है। एक ही चैप्टर है जो हमें यहाँ पे टेकअप करना है एंड दैट इज एसे नंबर 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इससे आसान चैप्टर और इससे आसान स्टैंडर्ड आपको सीए इंटर में देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और स्टैंडर्ड है जो बहुत इजी है, एसे नंबर 200, लेकिन वो स्टैंडर्ड आपको आसान इस वजह से लगने लग जाता है क्योंकि आप इतनी बार उसको पढ़ चुके होते हो ना कि आपको वो बहुत आसान लगने लग जाता है। लेकिन अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, एसे नंबर 200 एंड एसे नंबर 230 का, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, एसे नंबर 230 ज़्यादा आसान है। ठीक है, हमने इतने सारे स्टैंडर्ड पढ़ लिए अभी तक, कहीं ना कहीं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जिक्र आ ही जाता है। SQC1 की आप बात कर लो, ऑल्दो चाणक्य नीति के अंदर हमने कवर नहीं किया है, लेकिन अगर आपने कभी भी ढंग से अपने सीए इंटर की पढ़ाई के लिए SQC1 आपने कभी पढ़ा होगा, ऐसे नंबर 220 पढ़ा होगा, वहाँ से इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का कंसेप्ट शुरू होता है। इसके बाद आप कोई भी काम कर लो, आप मतलब कौन, ऑडिटर, कोई भी काम कर लो आपको हमेशा उस काम की डॉक्यूमेंटेशन करनी ही पड़ती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर के ऊपर कौन लगाता है, एसे नंबर 230। उसी स्टैंडर्ड को आज की इस क्लास में हमें टेकअप करना है। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा होता क्या है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग पेपर्स होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला, वर्किंग पेपर्स, इसका मतलब इनके अंदर डॉक्यूमेंट किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है ऑडिटर ने जो काम किया उसका। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि इतने सारी क्लासेस हो चुकी है, आप मुझे ये बताओ, ऑल्दो मैं आपका आंसर सुन नहीं पाऊंगी लेकिन फिर भी आप मुझे ये बताओ कि ऑडिटर जो भी अपना काम करता है वो काम होता क्या है। आप बोलोगे मैम अगर मैं ऑडिट के फ्लो की बात करूं, सो ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है, मैंने बोला हाँ। उसके बाद उसको ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं, मैंने बोला हाँ। ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पे वो किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है, मैंने बोला हाँ। और उन्हीं कंक्लूजन के बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन इशू कर देता है। यही तो हमारा मोर और लेस ऑडिट का फ्लो होता है, मैंने बोला यस। तो मतलब मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ऑडिटर जब इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करके एक फाइल बना लेता है, उसी को आप कहते हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप ऐसे नंबर 230 के अंदर आके यहाँ पे डेफिनेशन भी देखोगे ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, बेटा ये जो तीन चीज़ें आपने बोली वही लिखी हुई है। ओके, सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि ऑडिटर जो भी काम करता जाएगा उसको उस काम का रिकॉर्ड मेंटेन करते जाना है और उसी रिकॉर्ड को हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। यस, मैं यही कह रही हूँ। इनफैक्ट मैं ये नहीं कह रही, ऐसे नंबर 230 कह रहे हैं। सो फिर मैम हम इस स्टैंडर्ड में ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस स्टैंडर्ड में यही समझने वाले हैं कि ऑडिटर कितने टाइम के अंदर अपनी फाइल को मेंटेन करेगा, किस फॉर्मेट में उसको डॉक्यूमेंटेशन रखनी है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर राइट किसका होता है। तो ये कुछ रिलेटेड कंसेप्ट है जो ऐसे नंबर 230 में हमें पढ़ने हैं। मतलब एज सच कुछ बहुत अलग कोई कंसेप्ट नहीं है जो ऐसे नंबर 230 डील कर रहा है। सिर्फ यही बात बोलता है कि ऑडिटर जो भी काम करेगा उस काम को वो मेंटेन करता जाए, उस काम के रिकॉर्ड को वो मेंटेन करता जाए और एप्रोप्रिएटली एक फाइल में मेंटेन कर ले जिसको आप कहते हो ऑडिट फाइल। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे बिना कुछ टाइम वेस्ट करे, बिना फालतू की डिस्कशन करे, मैं आपको ऐसे नंबर 230 के कंसेप्ट को पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जो मैंने आपको बताया, तीन चीजों का रिकॉर्ड जब ऑडिटर मेंटेन करता है उसको आप कहते हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ, तीन चीजें कौन कौन सी, जो प्रोसीजर ऑडिटर ने परफॉर्म करे, उन प्रोसीजर से जो एविडेंसेस ऑडिटर को मिले एंड उन एविडेंसेस की बेसिस पे ऑडिटर जिन कंक्लूजन पे पहुंचा। सो इन तीनों के रिकॉर्ड्स को आप क्या कहते हो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सो अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं फिर से, ऑडिटर ने जो काम किया जब वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है उन्हीं को आप कहते हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का दूसरा नाम है वर्किंग पेपर्स। तो अगर आपको किसी भी केस स्टडी, किसी भी एमसीक्यू के अंदर वर्किंग पेपर्स लिखा हुआ दिखाई दे, उसका मतलब भी क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। चलो, ऐसे नंबर 230 नहीं, जैसे कि हर एक स्टैंडर्ड एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है ऑन द ऑडिटर, वैसे ही दो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ने भी सेट करे हैं। ऐसे नंबर 230 ने ऑडिटर के ऊपर दो ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं।
स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर देखो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हें ना ऐसी डॉक्यूमेंटेशन को प्रोवाइड करना है, मेंटेन करना है। कैसी डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना है मैम? ऐसी डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोवाइड करे सफिशिएंट रिकॉर्ड। किस चीज का? ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को जिस बेसिस पे बना रहा है उस बेसिस का। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी वापस जाके आप देखो हमने क्या देखा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन में 3 चीजें आ रही हैं। एक है जो प्रोसीजर ऑडिटर ने परफॉर्म करे, उन प्रोसीजर के बेसिस पे जो एविडेंसेस ऑडिटर को मिले और जिन कंक्लूजन के ऊपर वो पहुंचा। तो बेटा ये कंक्लूजन वो एविडेंस ही तो थे। तो यहाँ पे कहता है कि ऑडिटर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हें ऐसे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है जो इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि जहां पे रिकॉर्ड मिले कि ऑडिटर किस बेसिस पे उसने अपनी रिपोर्ट बनाई। मतलब उसके अंदर प्रॉपर एविडेंसेस का रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने क्या काम किया, किन एविडेंसेस के ऊपर आपने अपनी कंक्लूजन आप अपनी कंक्लूजन पे पहुंचे और उन कंक्लूजन के बेसिस पे आपने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है। एंड ऑल्सो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो ये शो करे कि ऑडिटर ने अपना काम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करा है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग करा है, लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया है। यही दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है। कहता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी सच दैट इट प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान्ड, परफॉर्म्ड एज पर स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबल लॉ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये 2 ऑब्जेक्टिव आपको लर्न करने। जब भी ऐसे नंबर 230 से क्वेश्चन आएगा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आप हमेशा स्टैंडर्ड का नंबर लिखोगे, नाम लिखोगे, ऑडिटर के ऊपर उस स्टैंडर्ड ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है आप वो लिखोगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने की। मतलब बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से। मतलब ऑडिटर काम भी कर रहा है और फिर रिकॉर्ड भी मेंटेन करता जाए, इतना टाइम वो क्यों लगाना चाहेगा। टोटल यहाँ पे ऐसे नंबर 230 के अंदर 6 बेनिफिट लिखे हुए हैं। 6 बेनिफिट लिखे हुए। इसमें 3 बेनिफिट इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स से जुड़े हुए हैं। आप पहला बेनिफिट देखते हो, कहता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करती है इंगेजमेंट टीम को टू प्लान एंड टू परफॉर्म द ऑडिट। मैम एग्जांपल दे पाओगे? डेफिनेटली। मान लो कि पिछले साल आपने इसी क्लाइंट की ऑडिट करी, तो पिछले साल भी आपने सारे काम करे होंगे। वो 315 में रिस्क के असेसमेंट करना है ना, टीओसी लगाना, ये सारी चीजें आपने पिछले साल भी करी है। तो जब इस साल आपको ही अपॉइंट कर रहा है ये क्लाइंट अपनी ऑडिट करने के लिए, और आपने प्रॉपरली अगर पिछले साल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करी थी, तो आप पिछले साल के ऑडिट रिजल्ट को इस साल अपनी ऑडिट की पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। इस साल जब आप अपनी इस साल की ऑडिट की प्लानिंग करोगे तो आप पिछले साल देख लोगे कि लास्ट ईयर में कहां पे कितना रिस्क मिला था, पिछले साल कहां पे कंट्रोल अच्छे थे, कहां पे कंट्रोल बुरे थे। आप कह रहे हो लास्ट ईयर ना जब मैंने टीओसी लगाए इन द एरिया ऑफ इन्वेंट्री, वहां पे कंट्रोल अच्छे नहीं थे, तो मतलब इस साल इन्वेंट्री के एरिया में आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि जब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हो तो एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को हेल्प होती है टू प्लान एंड टू परफॉर्म द ऑडिट। ओके, दूसरा बेनिफिट क्या है? एंगेजमेंट टीम के मेंबर को हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन इन गिविंग द डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन देना एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को, सुपरवाइज करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो काम आपका जूनियर स्टाफ करके देता है उस स्टाफ का रिव्यू कौन करता है? एंगेजमेंट पार्टनर करता है। सो ऑडिट वर्किंग पेपर्स ही एंगेजमेंट पार्टनर रेफर करता है ये देखने के लिए कि आपने काम क्या किया। अरे बेटा अभी तो बोला कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप क्या रख रहे हो? रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड। तो ये यही कह रहे हैं, कहता है कि ये हेल्प करता है एंगेजमेंट टीम के उन मेंबर्स को जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्शन देने की, सुपरवाइज करने की, जो काम आप करके दे रहे हो उस किए हुए काम को रिव्यू करने की, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाए। तो दूसरा बेनिफिट भी एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के लिए है। तीसरा बेनिफिट भी एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के लिए है। इट हेल्प्स द एंगेजमेंट टीम के मेंबर टू बी अकाउंटेबल फॉर द वर्क दैट दे हैव परफॉर्म्ड। अभी हम जब नीचे जाएंगे ना स्टैंडर्ड के अंदर, वहां पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट करते हो। बेसिकली ऑल्दो आपने एक ब्रीफ स्ट्रक्चर तो समझ लिया कि जो प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो उसको आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो। ठीक है। जब आप नीचे अंडरस्टैंड करेंगे ना एनटीई ऑफ द प्रोसीजर, जब आप डॉक्यूमेंट करोगे वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि आप ये भी डॉक्यूमेंट करते हो कि किसने उस प्रोसीजर को परफॉर्म किया, किस टाइम पे उस प्रोसीजर को परफॉर्म किया गया, कब उस प्रोसीजर को परफॉर्म किया गया। इसे होगा क्या? इससे ये होगा कल जाकर अगर उस काम में कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो जिस एंगेजमेंट टीम के मेंबर ने उस काम को किया था आप उसको पकड़ सकते हो। सो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में हेल्प करता है। ओके, फोर्थ पॉइंट
क्या लिखा हुआ है, पहले पॉइंट्स आप इसको जोड़ सकते हो। कहता है मान लो आप इस करंट ईयर की ऑडिट कर रहे हो और आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे हो, तो इन्हीं सारे डॉक्यूमेंटेशन को आप फ्यूचर ऑडिट के लिए रेफर कर सकते हो। जैसे कि इस साल मैं कंट्रोल की टेस्टिंग कर रहा हूं, है ना, फिर अगले साल भी जब मैं इस क्लाइंट की ऑडिट करूंगा तो मुझे अगले साल भी कंट्रोल की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ऐसे 315। तो इस साल जो मुझे कंट्रोल के रिजल्ट मिल रहे हैं उनको मैं अगले साल की ऑडिट के लिए यूज कर सकता हूं ना। सो इट सेज रिटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ द मैटर, दैट मीन्स मेंटेनिंग द डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे मैटर्स की अगर आप डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे हो जो कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस के रहते हैं, जो अगले आने वाली फ्यूचर ऑडिट में भी रेलिवेंट रहने वाले हैं, इससे क्या होगा बेटा, आपको रेफरेंस मिलती है फॉर द फ्यूचर ऑडिट। ओके, जो 5th पॉइंट है और जो 6th पॉइंट है ये इंस्पेक्शन की बात कर रहा है। इंस्पेक्शन में भी हेल्प करती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। 5th पॉइंट के अंदर इंटरनल इंस्पेक्शन है और 6th पॉइंट के अंदर एक्सटर्नल इंस्पेक्शन है। अच्छा, इंटरनल इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ? इंटरनल इंस्पेक्शन का मतलब हुआ कि या तो आपकी फर्म ही इंस्पेक्शन करिए आपके खुद के किए हुए काम की, वो ऐसा क्यों करना चाहेगी? अरे SQC 1 के अंदर हम पढ़ते हैं इस चीज को, अगर हमने अभी चाणक्य नीति में इसको टेकअप नहीं किया है, क्वालिटी कंट्रोल की बातें SQC 1 करता है। मतलब वो कहता है कि हर एक फर्म जो भी इंगेजमेंट वो परफॉर्म करेगी, चाहे वो ऑडिट करिए, कोई और आपकी इंगेजमेंट परफॉर्म करिए, एश्योरेंस इंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आपको क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम करना है। क्वालिटी को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, है ना। ये पता कैसे लगेगा कि आपने क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम किया या नहीं किया? तो जो हम SQC 1 पढ़ते हैं ना, उसमें 6 एलिमेंट है टोटल, और जो उसका लास्ट एलिमेंट है वो है मॉनिटरिंग। मतलब आपकी फर्म कुछ पॉलिसीज बनाती है, कुछ प्रोसीजर बनाती है ना, और मॉनिटरिंग का वो जो एलिमेंट है वो कहता है कि फर्म ये देखती रहती है टाइम टू टाइम कि आपके जो एम्प्लॉइज है, पर्सोनल है फर्म के, जो लोग काम कर रहे हैं सीए फर्म के अंदर, वो जब अपनी एंगेजमेंट को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ऑडिट होगी, क्या वो उन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करती रहती है। तो बेटा जब आप मॉनिटरिंग के प्रोसेस को यहाँ पे यूज करोगे, जब आप ये देखोगे कि क्या पर्सोनल ऑफ द फर्म अपने काम को करने के लिए ऑडिट एंगेजमेंट या जो भी अदर एंगेजमेंट आपकी सीए फर्म परफॉर्म कर रही है, उसको परफॉर्म करने के लिए क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है, तो मतलब बेसिकली आप काम समझोगे ना कि उन्होंने काम किया कैसे, और काम समझने के लिए आपको वर्किंग पेपर्स लगेंगे। सो डॉक्यूमेंटेशन इंटरनल इंस्पेक्शन में भी हेल्प करती है। आपका एक कंसेप्ट भी होता है पीयर रिव्यू का, क्वालिटी रिव्यू का। पीयर रिव्यू का मतलब होता है एक सीए फर्म है, उसने जो काम किया, जो एश्योरेंस सर्विसेज दी, दूसरा सीए उसकी आके चेकिंग करेगा। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपका कंसेप्ट है ना। पीयर रिव्यू मैंडेटरी है आपकी कुछ फॉर्म्स के लिए, ये आपके सिलेबस की रेलेवेंस की बात नहीं है, फाइनल लेवल पे हम पहले पढ़ते थे, अब वो भी निकल चुका है। ओके, सो इट सेज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन enables the conduct of quality control review and inspection, जो कंडक्ट की जा रही है एज पर SQC 1। ये एक्सटर्नल इंस्पेक्शन में भी हेल्प करता है ना। एक्सटर्नल इंस्पेक्शन मतलब क्या? मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जिस क्लाइंट की ऑडिट करी उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चला दी, सेक्शन आपका कंपनीज एक्ट का। ओके, अब आपने उस कंपनी की ऑडिट करी थी तो आपको भी बुलाया जा रहा है, आपकी भी डॉक्यूमेंटेशन मांगी जा रही है। तो फिर आपको ये शो करने के लिए कि हाँ मैंने काम एप्रोप्रिएटली स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही किया है, आपको डॉक्यूमेंटेशन लगेगी। सो इट सेज इट ऑल्सो enables the conduct of external inspection as per the applicable law, regulation and other requirement। सो यहाँ पे 6 बेनिफिट लिखे हुए, अगर आप ध्यान से देखोगे पहले 3 बेनिफिट इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के लिए है, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी चौथा बेनिफिट भी इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के लिए है कि उनको हेल्प करता है उन मैटर्स को लेकर जो कॉन्टिन्यूस सिग्निफिकेंस के हैं फॉर द फ्यूचर ऑडिट। और फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट जो बेनिफिट है ये इंस्पेक्शन वाला बेनिफिट है। 5th पॉइंट के अंदर इंटरनल इंस्पेक्शन की बात हो रही है और 6th पॉइंट के अंदर एक्सटर्नल इंस्पेक्शन की बात हो रही है। 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल सा ये आपका कंसेप्ट है और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे बेटा। आगे जो कंसेप्ट आ रहा है दैट इज फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्म का मतलब होता है किस फॉर्मेट के अंदर ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेगा। कंटेंट का मतलब होता है जब वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेगा तो उसमें क्या क्या चीजें रखेगा। और एक्सटेंट का मतलब होता है कितनी डॉक्यूमेंटेशन उसको करनी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर को ना अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसी प्रिपेयर करनी है क्या कि कोई भी पर्सन उसको देखे तो वो अंडरस्टैंड कर पाए इन सारी चीजों को। मतलब मैं ये कहूंगी कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नंबर 1 एनटीई ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म। बेटा मीनिंग में भी तो यही था कि आप डॉक्यूमेंट करो आपने क्या काम किया। सो नेचर, एक्सटेंट ऑफ द
नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर, ठीक है। और ऑल्सो स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि जब आप अपने प्रोसीजर जो परफॉर्म कर रहे उसको डॉक्यूमेंट कर रहे होगे ना, तो आपको ये 3 चीजें और डॉक्यूमेंट करनी। मैंने आपको अभी बोला कि आप ये भी बताओगे किसने काम किया, कब काम किया। तो इट सेज फर्दर इन डॉक्यूमेंटिंग द एनटीई ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म्ड, ऑडिटर ये भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा क्या, आइडेंटिफाइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम्स और मैटर टेस्टेड। बेसिकली जिस आइटम की आप टेस्टिंग कर रहे हो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब बोलोगे करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका मतलब क्या। मान लो आप डेटर की टेस्टिंग कर रहे हो, तो डेटर में रिस्क कितना था, वो डेटर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट कितना है, उसको आप कहते हो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट आइटम जिसकी आप टेस्टिंग कर रहे हो। ओके, आप ये भी डॉक्यूमेंट करोगे साथ में कि किसने काम किया, हु परफॉर्म द वर्क, किस डेट पे वो काम किया गया, कंप्लीट हुआ, कब वो काम किया गया, किस डेट पे वो काम कंप्लीट हुआ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी आप डॉक्यूमेंट करोगे उस काम का रिव्यू किसने किया। पार्टनर आपका रिव्यू करता है ना, सीनियर पार्टनर, तो किसने उस काम का रिव्यू किया, ठीक है। एंड ऑल्सो किस डेट पे वो रिव्यू किया गया, कितना उसके काम का रिव्यू हुआ है, कितना उसके काम का रिव्यू हुआ है, दैट इज एक्सटेंट ऑफ द रिव्यू। अब ये क्या होता है, जो आपकी बिग फोर्स होती है ना, वहां पे आपका ऐसा कंसेप्ट चलता है, लेवल 1 रिव्यू, लेवल 2 रिव्यू, लेवल 3 रिव्यू, ऐसे। फिर एक आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है जो मैंडेटरी होता है फॉर द ऑडिट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, आपको ना डॉक्यूमेंटेशन ऐसी मेंटेन करनी है जिसके अंदर ये डिफाइन हो कि आपने क्या काम किया, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। और जब आप ये बताओगे कि भाई एनटीई क्या है, आपने जो काम किया उसका, तो 3 चीजें और आपको साथ में वहां पे रिकॉर्ड में रखनी पड़ेंगी। क्या, नंबर 1 आप करेक्टरिस्टिक्स बताओ जिस आइटम की आप टेस्टिंग कर रहे हो, फिर ये बताओ किसने काम किया, कब काम कंप्लीट हुआ, किसने काम को रिव्यू किया, किस डेट पे रिव्यू हुआ और कितना रिव्यू हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए कि जो काम आपने किया उसका रिजल्ट क्या है। डेफिनेशन ही चल रही है अगर आप देख रहे हो तो, रिजल्ट ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म, क्या एविडेंसेस आपको मिले। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुआ था, सिग्निफिकेंट मैटर मतलब एक ऐसा मैटर जो ऑडिटर को लगता है इतना इंपॉर्टेंट मैटर है भाई, जैसे कि सिग्निफिकेंट रिस्क सिग्निफिकेंट मैटर है, ठीक है। और ऑडिटर क्या कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा ये आपको बताना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अंदर आप रिकॉर्ड मेंटेन करो कि कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए ऑडिटर ने कौन कौन सी सिग्निफिकेंट जजमेंट ली है। आप इन सारी एस्पेक्ट का भी रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। जैसे कि अगर ऑडिटर ने मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ किसी सिग्निफिकेंट मैटर को लेकर डिस्कशन करी थी, आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, ठीक है। इंक्लूडिंग नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर, आप ये बताओगे कि क्या वो मैटर था। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, मान लो कि आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। ऑडिट करते वक्त आपने मैनेजमेंट को बोला कि मुझे ये फाइल ला के दो, मुझे ये डॉक्यूमेंट ला के दो, मुझे सेल का एग्रीमेंट ला के दो। मैनेजमेंट कहती मैं नहीं देती, है ना। क्यों? क्योंकि वो उसको शायद उसने सेल्स के एग्रीमेंट में कुछ फ्रॉड किया होगा, कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है जो वो नहीं चाहती कि आपको पता लगे। आर यू गेटिंग मी? या आप कंफर्मेशन भेजना चाह रहे हो डेटर को, मैनेजमेंट से आप कहते हो कि आप मुझे एड्रेसेस प्रोवाइड करो डेटर्स के, मैनेजमेंट कहती है मैं नहीं देती। आर यू गेटिंग मी? सो इट इज अ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी जो अराइज हो रही है। आप ना टीसीडब्ल्यूजी के पास जाते हो क्योंकि सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है ना, तो आप टीसीडब्ल्यूजी को कहते हो मैनेजमेंट मुझे एड्रेसेस नहीं प्रोवाइड करी डेटर्स को, मैं कंफर्मेशन कैसे भेजूंगा, ठीक है। सो आप ना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इन सिग्निफिकेंट मैटर्स जिसकी डिस्कशन आप टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट के साथ करो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। फिर वो रिजोल्व कैसे हुई, आपने कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर था उसके ऊपर कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए किसी जजमेंट को यूज किया, वो भी आप डॉक्यूमेंट करोगे। अच्छा, कहता है एक और चीज आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। क्या? कि अगर ऑडिटर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली which is inconsistent with auditor's final conclusion, तो आपने कैसे इस इनकंसिस्टेंसी को रिजोल्व किया, यू हैव टू डॉक्यूमेंट दैट। मतलब ये आपको ना सस्पिशन अराइज हुई, एग्जांपल है क्या कि सेल्स के एरिया में फ्रॉड है, लेकिन लास्ट में आपने ये कंक्लूड किया कि फ्रॉड नहीं है। तो ये जो आपकी सस्पिशन अराइज हुई कि फ्रॉड है और लास्ट में आपकी कंक्लूजन है कि फ्रॉड नहीं है, तो बेटा ये आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे, मतलब आपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे हुए होगे तो फिर आप उसको भी डॉक्यूमेंट करो। सो इट सेज इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद ऑडिटर्स फाइनल कंक्लूजन, पहले आपको ये सस्पिशन अराइज हुई थी कि फ्रॉड है इन द एरिया ऑफ सेल, बट जब आपने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करे आपकी फाइनल कंक्लूजन क्या है कि फ्रॉड नहीं है।
सो फिर आप क्या करोगे बेटा, और ये फ्रॉड मतलब इट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर। सो ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि ऑडिटर इस वाली कंक्लूजन पे पहुंचा कैसे। आर यू गेटिंग? सो दीज आर दी एस्पेक्ट दैट यू नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड। तो जब मैं ये कह रही हूँ ना कि कौन कौन सी कंसिडरेशन आप लोगे, किस टाइप के फॉर्मेट में आपको, कंसिडरेशन इज नॉट द राइट वर्ड, मैं दोबारा से बोलती हूँ इस बात को, जब मैं ये कह रही हूँ ना कि किस फॉर्मेट की आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी, किस कंटेंट में आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी, किस एक्सटेंट तक आप डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करोगे, तो ये सारे एस्पेक्ट आपको फिर कंसीडर करने पड़ेंगे। मतलब आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऐसी दिखनी चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ जो एग्जाम में पूछा जाएगा, मैम ये तो बता दो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिससे फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अफेक्ट हो सकता है। मतलब ये तो आपने बता दिया कि डॉक्यूमेंटेशन मेरी ऐसी दिखनी चाहिए, बट ये डॉक्यूमेंटेशन लेट्स से कि मैं एक कंपनी है जिसकी ऑडिट कर रहा हूँ, रिलायंस कंपनी है ना, वहां पे अलग दिख सकती है ना, और अगर एक छोटी सी कंपनी है जो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी नहीं जो लिस्टेड कंपनी है, वहां पे ये डॉक्यूमेंटेशन अलग दिख सकती है। यस, मतलब अरे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कम होगी क्योंकि यहाँ पे काम कम हुआ है। अब रिलायंस जैसी कंपनी, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ट्रांजेक्शन के अंदर रिस्क ज्यादा है, तो काम भी ज्यादा हुआ होगा ना, तो डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा मेंटेन की गई होगी। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब ऑडिटर ये डिटरमाइन कर रहा है कि फॉर्मेट क्या होगा मेरी डॉक्यूमेंटेशन का, कंटेंट क्या होगा, कितनी मुझे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी चाहिए, सो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब उसके दिमाग में ये सारी चीजें आनी चाहिए। क्या? नंबर 1, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। जितना बड़ा एंटिटी का साइज उतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज्यादा रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा काम, जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा फैक्टर्स क्या है? नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। आप किस टाइप का प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो। आप कह रहे हो मैंने तो खाली बस इंक्वायरी करी, ठीक है, तो मतलब आप खाली इंक्वायरी करोगे तो इंक्वायरी का जो रिस्पॉन्स आया आप उसको डॉक्यूमेंट करते हो, सिंपल सा काम है, कम डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन आप कह रहे हो मैंने तो सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करे, तो बेटा जब आपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करे तो इंडस्ट्री का डाटा उठाया, आप कह रहे हो हाँ, तो बेटा इंडस्ट्री का डाटा तो बहुत सारा होगा, हाँ, तो फिर वहां पे डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगी। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आप किस टाइप का प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो। और आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जितना ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा टेस्टिंग, जितनी ज्यादा टेस्टिंग उतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन। ओके, चौथा फैक्टर, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। जिस आइटम की आप टेस्टिंग कर रहे हो, है ना, जो आपको एविडेंसेस मिल रहे हैं वहां से टेस्टिंग करने के बाद, वो कितने इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। आप कह रहे हो इन्वेंट्री एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट आइटम है, तो जो ऑडिट एविडेंसेस वो मिल रहे हैं आपको वो भी इंपॉर्टेंट है, उनकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। आप कह रहे हो हाँ, तो फिर इसका मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। जब आपने प्रोसीजर परफॉर्म करी वहां पे जो आपको, लेट्स से आपने टीओसी परफॉर्म करा, दैट इज टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, है ना, तो जो भी आपने टीओसी वहां पे परफॉर्म करे, वहां से आपको एक्सेप्शन मिली, डेविएशन मिली, कितनी डेविएशन थी? आप कह रहे हो काफी सारी थी, काफी सारे ऐसे मेरे को वाउचर्स मिले जहां पे लेट्स से कंट्रोल था कि आपको अथोराइजेशन ली जानी चाहिए बट अथोराइजेशन नहीं ली जा रही थी। सो मतलब एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड ज्यादा है, तो इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा होगी। किस नेचर की एक्सेप्शन आपने आइडेंटिफाई की? फ्रॉड मिल गया, मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन। ऑल्सो यू विल कंसिडर नीड टू डॉक्यूमेंट, ये ध्यान से देखना, ये पॉइंट ध्यान से देखना, नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और बेसिस फॉर अ कंक्लूजन नॉट रेडीली डिटर्मिनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म्ड ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि कई बार ऐसा होगा कि आपको ना जस्ट टू एक्सप्लेन कि आपने क्या काम किया, क्या ऑडिट एविडेंसेस आपने ऑब्टेन करे, आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या काम किया, आपकी कंक्लूजन क्या है, किस बेसिस पे आप पहुंच रहे हो, वो डॉक्यूमेंटेशन से क्लियर नहीं है। कुछ समझ में नहीं आया? एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। एक ना स्टैंडर्ड होता है एसए नंबर 540, ठीक है, दैट टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनल में है, लेकिन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। बेसिकली वो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ऑडिटर को ना चेक करना पड़ता है, एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं कि मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ले रही है वो रीजनेबल है, ठीक है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मतलब जैसे कि आपने प्रोविजन बनाई डाउटफुल डेट, वो रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल होनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्रोविजन बना रहे हो अपने हिसाब से, सो इट हैज टू बी रीजनेबल।
आप बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हो अकाउंटिंग एस्टिमेट लेते हुए, जैसे कि कितने चांसेस है कि पैसा नहीं आएगा, उसकी क्रेडिट पोजीशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, ये सारी चीजें आप देख के अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाती है मैनेजमेंट। एंड ऑडिटर को यही चेक करना है कि ये रीजनेबल है या नहीं है। सो अगर आप खाली बोल दो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि भाई जो मैंने वहां पे जो चेक किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी 540 के अकॉर्डिंग, मैं कह रहा हूं कि अकाउंटिंग एस्टिमेट रीजनेबल है। तो जो यूजर्स हैं, यूजर्स इन द सेंस ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। यूजर इन द सेंस जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कि डॉक्यूमेंटेशन ऐसी दिखनी चाहिए। सो अगर फ्यूचर में जाकर इंस्पेक्शन होती है ना, इंटरनल इंस्पेक्शन हो रही है और आपकी डॉक्यूमेंटेशन देखी जा रही है, तो वहां पे जो उसको पढ़ेगा, वो जो भी इंस्पेक्शन कर रहा है, जो भी आपकी वर्किंग पेपर को रेफर कर रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा। मतलब डॉक्यूमेंटेशन से ये रेडियली डिटरमाइन नहीं किया जा रहा है, एकदम से आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि काम हुआ क्या है। वहां पे सिर्फ इतना लिखा है कि ऑडिटर ये कह रहा है कि एस्टिमेट जो लिए गए वो रीजनेबल है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए था, जब आप डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे हो तो ऑडिटर को बताना चाहिए था कि मैंने कैसे ये इवेल्युएट किया कि अकाउंटिंग एस्टिमेट जो मैनेजमेंट यूज कर रही है वो क्या है, रीजनेबल है। तो मतलब वो बताए कि उसने क्या क्या चीजों को कंसिडर किया। सो इट सेज आप ये भी कंसिडर करते हो, नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और अ बेसिस फॉर अ कंक्लूजन विच इज नॉट रेडियली, ये मैं गलत ही बोलती हूँ हमेशा, विच इज नॉट रेडियली डिटर्मिनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड और ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। तो अगर आपको सिर्फ कंक्लूजन देख के समझ में नहीं आता है ना कहीं कहीं पे, तो डॉक्यूमेंटेशन आप वहां पे ज्यादा मेंटेन करते हो। समझ में आया? आगे ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड। ऑडिट को करने के लिए आप क्या टूल यूज कर रहे हो, किस टाइप के आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, किन मेथड्स को आप यूज कर रहे हो, उससे भी आपके इफेक्ट होते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन कितनी मेंटेन करोगे, किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंटेशन जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है 4 नंबर में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्म, एक्सटेंट एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और बहुत सिंपल से पॉइंट है अगर आप लॉजिक के साथ आगे बढ़ते हो। ठीक है, ये चाणक्य नीति बैच है बेटा। ठीक है, सो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक पॉइंट को और एलोबरेट करूं या मैं डायग्राम बना के समझाऊं जैसे हम क्लास में समझते हैं। सो वो लिमिटेशन यहाँ पे रहेगी हमेशा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन जो डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे मैं बताती हूँ। मीनिंग एंड एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 4 नंबर का क्वेश्चन। सो ये कुछ एग्जाम्पल है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। मतलब जब आप वर्किंग पेपर देखते हो ना किसी भी ऑडिटर की, तो आपको ये सारी चीजें उसके अंदर देखने को मिलती है। जो आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाए ऐसे नंबर 300 के अंदर, उसको आप डॉक्यूमेंट करो। जो आपने एनालिसिस करे, लेट्स से आप एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर रहे हो, आपने कोई एनालिसिस किया, कोई ट्रेंड एनालिसिस किया, उसको आप डॉक्यूमेंट करो। कोई इशू मेमोरेंडा है, ठीक है, आप उसको डॉक्यूमेंट करो। सिग्निफिकेंट मैटर्स जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अराइज हुए, उनकी समरीज को आप डॉक्यूमेंट करो। आप कंफर्मेशन भेजते हो अपने डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, अकाउंट बैलेंसेस को कंफर्म करने के लिए, जो आपने कंफर्मेशन के लेटर बनाए उनको डॉक्यूमेंट करो। रिप्रेजेंटेशन, बेटा ये रिप्रेजेंटेशन ना हम पढ़ते हैं WRSA नंबर 580, जो आपने रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ली, रिटर्न कम्युनिकेशन जो आपको मैनेजमेंट से मिल रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर्स, उसको आप डॉक्यूमेंट करो। चेकलिस्ट, इसको हमने पढ़ा था एसए नंबर 315 के अंदर। ऑडिटर जब इवेल्युएशन करता है कंट्रोल की, तो वो चेकलिस्ट बनाता है, आप उसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन में रखो। कोई आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कोरोस्पोंडेंस, मतलब आप ईमेल भेज रहे हो या कोई और कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैनेजमेंट को आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसको आप डॉक्यूमेंट करो। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दोज मैटर्स जिसको आप डॉक्यूमेंट करते हो। अगेन आई वुड से ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी ये लिस्ट काफी लंबी हो सकती है। चलो आगे आ रहे बेटा, अभी हमने अंडरस्टैंड किया ना कि अब सिग्निफिकेंट मैटर्स जो ऑडिटर को मिलते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिटर उनकी डॉक्यूमेंटेशन करता है। अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या होते हैं? एक तो मैंने दे दिया था सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी का, और भी इसने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ऐसे ऐसे मैटर्स अगर अराइज हो रहे हैं ना, तो फिर समझ लो ये एक सिग्निफिकेंट मैटर है और ऑडिटर को इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, और डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगी क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि जब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि भाई फॉर्मेट, एक्सटेंट एंड कंटेंट क्या होगा आपकी डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि ये अंडरस्टैंड किया जा सके कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट सिग्निफिकेंट मैटर कौन से अराइज हुए थे। तो ये एग्जाम्पल लिखे हुए सिग्निफिकेंट मैटर किन्हें कहा जाता है? नंबर 1, ये भी मैंने बताया भी था, ऐसे मैटर जिसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क है, जैसे कि रिस्क ऑफ फ्रॉड, वो मैटर होते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स। दूसरा,
आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे किन्हीं मैटर्स के ऊपर, और ऑडिटर को जो रिजल्ट मिले वहां से ऑडिटर को इंडिकेशन आ रही है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलतियां हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मटीरियली मिसस्टेटेड, तो वो मैटर सिग्निफिकेंट मैटर है, वो आइटम सिग्निफिकेंट आइटम है जिसकी आप टेस्टिंग कर रहे हो, और टेस्टिंग करने के बाद ऑडिटर को जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो ये इंडिकेट करे कि इस आइटम में गलती हो सकती है, तो वो आइटम, वो मैटर सिग्निफिकेंट मैटर है। मैम एग्जांपल रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन, आप रिलेटेड पार्टी की चेकिंग कर रहे थे, ठीक है, आपको कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी मिली जिसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने नहीं दिया था, जो मैनेजमेंट ने आपको नहीं बताया था, बट आपने उसको ढूंढ लिया, फिर ये एक मैटर सिग्निफिकेंट मैटर हो गया बेटा, क्योंकि इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मटीरियली मिसस्टेटेड, या फिर एक ऐसा मैटर जो आपने प्रोसीजर परफॉर्म करे जिसकी वजह से उन प्रोसीजर से जो एविडेंसेस आपको मिले, ऑडिटर को लगता है कि मुझे अपने जो रिस्क है ना उसको रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब अ नीड टू रिवाइज ऑडिटर्स प्रीवियस असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क, और अगर आप रिस्क को रिवाइज करोगे तो आपको रिस्पॉन्सेज रिवाइज करने पड़ेंगे। इसी एग्जांपल को कंटिन्यूएशन में लेके जाते हूँ, आपने एक ऐसी रिलेटेड पार्टी को ढूंढ लिया जिसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने नहीं दिया था, आप जब एसए नंबर 550 पढ़ते हो, ठीक है, ये कवर हो चुका है स्टैंडर्ड, एसए नंबर 550 आप पढ़ते हो, वहां पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म करता है इन द एरिया ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो वहां पे ऑडिटर ने इनिशियली ये डिसाइड किया था, इनफैक्ट जब उसने 315 लगाया तभी ये डिसाइड किया था, डिटरमाइन किया था कि भाई रिलेटेड पार्टी ये जो एरिया है इसमें इतना रिस्क नहीं है गलतियां होने का, ओके, और उसने अकॉर्डिंगली अपने आगे के रिस्पॉन्सेज बना के काम किया था। बट बाद में जाकर जब आपने एक्चुअल में काम करना शुरू किया, आपको ना एक ऐसी रिलेटेड पार्टी पता लगी जिसको मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया था। सो इसका मतलब जो आपने इनिशियल अपनी रिस्क की लेवल को सेट किया था लो लेवल पे, अब आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, और जब आप अपने रिस्क को रिवाइज करोगे तो रिस्पॉन्सेज भी आप रिवाइज करोगे। 330 रिस्क बढ़ रहा है तो रिस्पॉन्सेज आपको बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी ऑडिटर बढ़ाएगा। तो ये वही लिखा हुआ है, कहता है सिग्निफिकेंट मैटर्स एक ऐसे मैटर होते हैं जिसमें या तो सिग्निफिकेंट रिस्क है, या तो जब आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे उनका रिजल्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटीरियली मिसस्टेटेड, या फिर जिन मैटर्स की वजह से आपको ना अपने रिस्क की रिवीजन करनी पड़ रही है, और अगर रिस्क रिवाइज हो रहा है तो रिस्पॉन्सेज की भी रिवीजन करनी पड़ रही है। अच्छा, तीसरा, ऐसे सर्कमस्टांसेस जो इंडिकेट करे सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी को। बेटा मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप मैनेजमेंट को कह रहे हो प्लीज मुझे डॉक्यूमेंट दे दो, मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है, सिग्निफिकेंट मैटर है। अच्छा, फाइंडिंग्स दैट कुड रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट ओपिनियन, कोई भी ऐसा मैटर जिसकी वजह से ऑडिटर को पता है वो अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करने वाला है, ओके, आप उसको भी डॉक्यूमेंट करोगे, वो सिग्निफिकेंट मैटर है। भाई आप अपनी रिपोर्ट को जिन मैटर्स की वजह से मॉडिफाई करने वाले हो, एग्जांपल एक रिलेटेड पार्टी थी, उसके साथ आपकी मैनेजमेंट ने, आपकी एंटिटी ने ट्रांजैक्शन करी थी बट डिस्क्लोजर नहीं दिया, बिकॉज ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट की वो आपकी ट्रांजैक्शन थी। सो मतलब आप इस मैटर की वजह से रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे, आप कह रहे हो हाँ, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट मैटर है। सो इट सेज ऐसी फाइंडिंग्स दैट कुड रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट ओपिनियन, या फिर जिन मैटर्स की वजह से आप ईओएम पैराग्राफ डालोगे अपने रिपोर्ट के अंदर। अब ये ईओएम पैराग्राफ क्या है, इसको हम पढ़ते हैं ऐसे नंबर 706 के अंदर। ईओएम पैराग्राफ का मतलब होता है एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ, है ना। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिनको मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है, प्रेजेंट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, बट ऑडिटर को भी लगता है यार ये मैटर इतने इंपॉर्टेंट है कि मेरे यूजर को पता होना चाहिए, तो वो अपनी रिपोर्ट में ना एक अलग से पैराग्राफ बनाएगा और उन मैटर्स का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन वो प्रोवाइड कर देगा। बेसिकली वो डिस्क्रिप्शन क्या प्रोवाइड करता है, वो ये बताता है कि मैनेजमेंट ने अपने 100 and 100 नोट्स टू अकाउंट्स पे एक डिस्क्लोजर दिया हुआ है इन मैटर्स का, आप प्लीज वहाँ पे जाके इसको पढ़ लो। ऐसे नंबर 570 जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे इस पैराग्राफ को इनकॉर्पोरेट करने का जिक्र आता भी है। मतलब क्या है, मतलब क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे इवेंट, कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई दे जाती है ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जिन इवेंट और कंडीशन की वजह से एक मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही होती है? हाँ, मतलब ये जैसे कि मान लो आपकी एंटिटी के ऊपर किसी ने कोर्ट में केस डाला हुआ है, अब एंटिटी के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है ना, और आपको पता है कि आप कोर्ट में केस हारने वाले हो, और कोर्ट में केस अगर आप हार गए, आप एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं आपकी कंपनी और बैन लग जाएगा। दिमाग लगाओ, अगर बैन लग गया क्या आप सामान बना पाओगे? नहीं।
तो बेटा ये एक ऐसा इवेंट कंडीशन है ना कि फ्यूचर में आपकी जो एंटिटी है वो गोइंग कंसर्न के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी चाहिए। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? सो कहता है कि कोई भी इवेंट और कंडीशन, और मैनेजमेंट ने इसका डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएटली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया हुआ है। मैनेजमेंट ने नोट टू अकाउंट नंबर 4 में बताया हुआ है कि देखो ऐसा ऐसा सिनेरियो है। तो जब हम 570 पढ़ते हैं वहां पे लिखा हुआ है कि ऑडिटर इसको अपनी रिपोर्ट में ईओएम पैराग्राफ में डालेगा। तो ऐसे मैटर जिनकी वजह से आप मॉडिफिकेशन दे रहे हो या फिर ईओएम पैराग्राफ डाल रहे हो, वो भी क्या है बेटा, वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट मैटर है। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स जहां पे होंगे ऑडिटर उसको डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाता है, और ये एग्जाम्पल है सिग्निफिकेंट मैटर्स के जो एग्जाम में आते हैं। ओके, एक और अलग से कंसेप्ट है, ध्यान से देखना, ये बच्चों को समझ में नहीं आता ये कंसेप्ट है क्या, उनको कंसेप्ट का मतलब ही नहीं समझ में आता है। कंसेप्ट है ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां पे ऑडिटर को अपने डॉक्यूमेंटेशन में जजमेंट को भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। मतलब देखो, वैसे तो ऑडिटर बहुत सारी चीजों को लेकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जजमेंट लेता है, प्रोफेशनल जजमेंट। ऐसे नंबर 200 कहता है ना कि आपको अपनी ऑडिट को प्रोफेशनल जजमेंट का को यूज करते हुए परफॉर्म करना है ना। तो आप थ्रू आउट दी ऑडिट अगर आप देखोगे तो जजमेंट के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग आप एंटी डिसाइड कर रहे हो, राइट, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग आप मटेरियलिटी सेट कर रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है, यहाँ पे उनके एग्जाम्पल दिए हुए जहां पे प्रोफेशनल जजमेंट जो ऑडिटर ने ली उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। 3 एग्जाम्पल इसने दिए हुए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहला कहता है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो चैप्टर को, तो चैप्टर इन द सेंस जितने भी हमने स्टैंडर्ड पढ़े, आपने देखा है ना कितनी जगहों पे ऐसे वर्ड आते हैं, ऑडिटर विल टेक द फॉलोइंग कंसिडरेशंस, ऑडिटर विल हैव टू कंसीडर दीज मैटर्स, ऑडिटर विल हैव टू कंसीडर दीज फैक्टर्स, है ना, ऑडिटर विल हैव टू टेक दीज कंसिडरेशन बिफोर डिसाइडिंग द एंटीई ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। सो बेसिकली ये कह रहा है कि जहां जहां पे स्टैंडर्ड के अंदर ये वर्ड यूज किया गया था ना कि आपने ये कंसीडर करना है प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले, अपने प्रोसीजर को डिजाइन करने से पहले, या इन फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना है, आप वहां पे किन जजमेंट को लेके कंक्लूजन पे पहुंचे हो। मतलब लेट्स से कि एक स्टैंडर्ड कहता था कि आपको कंसिडरेशन लेनी है इन सारे एस्पेक्ट की जब आप ये डिसाइड कर रहे हो एनटीई ऑफ द वर्क टू बी यूज्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनल ऑडिटर। मतलब बेसिकली हम पढ़ते हैं ना ऐसे नंबर 610 के अंदर, जब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि किन एरिया में मैं इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया उसको यूज कर लूं, तो आप कुछ कंसिडरेशन लेते हो, ठीक है। सो आप जब इस डिसीजन पे पहुंचे, लेट्स से कि मैं इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया है इन्वेंटरी के एरिया में, उसके काम को अपनी ऑडिट के पर्पस के लिए यूज करूंगा, ऐसे नंबर 610 में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सो आप इस कंक्लूजन पे किन जजमेंट को लेकर पहुंचे, आपको वो जजमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट करनी है। सो इट सेज यू हैव टू डॉक्यूमेंट द रैशनल, मतलब रीजन, ऑडिटर्स की कंक्लूजन का रीजन क्या है। व्हेन अ रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर आप लिख लो नहीं तो आपको नहीं पता लगेगा, रिक्वायरमेंट इन एनी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, जब किसी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ये प्रोवाइड करती है कि ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ेगा कुछ इंफॉर्मेशन का या उसको कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, एंड ऑडिटर ने उन कंसिडरेशन को कंसीडर किया है, एंड दैट कंसिडरेशन इज सिग्निफिकेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पर्टिकुलर एंगेजमेंट। जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया ना अभी, वो भी एक सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन है। सो आपने जब भी जिन चीजों को कंसीडर किया अपनी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, आप उनको डॉक्यूमेंट करोगे, ओके। और अच्छा, मैनेजमेंट, फिर से ऐसे नंबर 540 कोट कर रही हूँ, आपके सिलेबस में 540 नहीं है, बट फिर भी आपके सिलेबस के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बार बार स्टैंडर्ड की रेफरेंस देनी पड़ती है। मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए अकाउंटिंग एस्टीमेट लेती है। अकाउंटिंग एस्टीमेट जैसे कि प्रोविजन बनाई हुई है फॉर द डाउटफुल डेट। अब जब ऑडिटर इन अकाउंटिंग एस्टीमेट की चेकिंग करेगा तो वो भी जजमेंट लेगा कि भाई मैनेजमेंट ने जो प्रोविजन बनाई है वो रीजनेबल है या नहीं। मतलब जहां पे आप बात कर रहे हो कि फ्यूचर में कितनी डेटर मेरे बेड डेट हो जाएंगी और अकॉर्डिंगली आप प्रोविजन बना रहे हो, कोई सर्टेनिटी थोड़ी प्रोवाइड कर सकता है। आप बता सकते हो अभी आपसे जितने लोगों ने पैसा लिया हुआ है, क्या आप श्योरिटी से बता पाओगे कि फ्यूचर में कितने ऐसे लोग हैं जो आपको पैसा नहीं देंगे? आप बोलोगे नहीं, श्योरिटी तो नहीं, बट एक एस्टिमेशन में लगा सकता हूँ, तभी तो आप इनको अकाउंटिंग एस्टीमेट कहते हो। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ऑडिटर अकाउंटिंग एस्टीमेट की एस्टिमेशन की चेकिंग करने के लिए जब ऑडिटर भी जजमेंट लेता है, आपको उस जजमेंट को भी
डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। इट सेज द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स कंक्लूजन ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ द एरिया ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट। आपने कैसे डिसाइड किया कि जिस जिस एरिया में मैनेजमेंट ने सब्जेक्टिव जजमेंट लिया वो रीजनेबल है। आप एग्जांपल यहां पे लिख सकते हो, दैट इज रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तीसरा, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कहता है बेसिस ऑफ ऑडिटर्स कंक्लूजन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। एग्जांपल से समझते हैं, आप ऑडिट कर रहे थे, ठीक है, आपको ना डाउट आया, आपकी मैनेजमेंट ने आपको लैंड, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे एक लैंड आ रही थी। ऑडिटर को टेस्ट करना है कि भाई लैंड आपकी ही प्रॉपर्टी है, किसी और का एसेट नहीं है, आपके नाम पे है वो, तभी तो आप उसको एसेट दिखा रहे हो अपनी साइड पे बैलेंस शीट पे। तो ऑडिटर ने बोला आप ऐसा करो कि आप लेकर आओ, क्या टाइटल डीड लेकर आओ इस लैंड की, मैं देखना चाहती हूँ लैंड आपके नाम पे है। अब वैसे तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की नहीं है, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे ना, हम तो ऑडिट कर रहे हैं। बट अगर डाउट आता है तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी ऐसे दोस्तों ही कहता है ना। मान लेते हैं कि उसको डाउट आ रहा है, उसको नहीं लगता ये जो आप उसको सेल डीड दे रहे हो या टाइटल डीड दे रहे हो ये क्या है, ये ऑथेंटिक है, उसको लगता है इसमें पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बट फिर भी लास्ट में वो ये कंक्लूड कर रहा है ये ऑथेंटिक है। मतलब क्या, आपको डाउट आया, आपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे और आपने टेस्टिंग करी और ये कंक्लूड किया कि भाई सब कुछ ठीक है, तो आपने जो बीच में काम किया इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी पड़ेगी। सो इट सेज द बेसिस ऑफ ऑडिटर कंक्लूजन, ऑडिटर किन रीजंस की वजह से कंक्लूड उसने किया कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट अंडरटेकन। और उसने क्यों चेक करी थी ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट? वैसे आप चेक नहीं करते हो ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, चैप्टर 1 में हम पढ़ते हैं इस चीज को, लेकिन आपने इस वजह से ऑथेंटिसिटी चेक करी थी क्योंकि कंडीशन ऐसी आइडेंटिफाई होगी थी ना जिसकी वजह से ऑडिटर को लग रहा था कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप ऐसे दोस्तों का वायलेशन कर रहे हो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आप मेंटेन नहीं कर रहे। इतनी लिंकिंग करवा पाऊंगी यहाँ पे चाणक्य नीति के अंदर, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल है 3 ऐसे केसेस के जहां पे ऑडिटर अपनी जजमेंट को भी डॉक्यूमेंट करेगा। चलो अगला कंसेप्ट क्या आ रहा है, बहुत सिंपल कंसेप्ट आ रहा है, ऑडिट फाइल का मतलब क्या। अरे ऑडिट फाइल का मतलब क्या, जो मैंने वर्किंग पेपर्स मैंने बनाए, मतलब जो मैं प्रोसीजर परफॉर्म कर रही हूँ मैंने रिकॉर्ड बना लिया उसका, ठीक है, जो मैंने एविडेंसेस कलेक्ट करे रिकॉर्ड बना लिया उसका, कन्फर्मेशन का जो मैंने लेटर भेजे उसको रिकॉर्ड बना लिया। जब आप इनको एक फाइल में डाल देते हो, फोल्डर्स में अरेंज करते हो, तो दैट इज योर ऑडिट फाइल। अब ये ऑडिट फाइल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो सकती है, किसी और डिजिटल फॉर्मेट में हो सकती है, ओके, ये फिजिकली भी आप मेंटेन कर सकते हो, ये पॉसिबल है। सो इट सेज इट मे बी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर्स और एनी अदर स्टोरेज मीडिया आइदर इन फिजिकल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसके अंदर क्या है, रिकॉर्ड है भाई, रिकॉर्ड है डॉक्यूमेंटेशन का, दैट रिकॉर्ड दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। अच्छा, ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। मतलब क्या है, देखो आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, वर्किंग पेपर्स ऑडिटर जो बनाता है वो जैसे जैसे काम कर वैसे वैसे वर्किंग पेपर बन रहे हैं, ये आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा इस चीज को दिमाग में। मतलब ये है कि ऐसा नहीं आप कर सकते ऑडिट खत्म करके बैठ गए अब मैं वर्किंग पेपर बना लेता हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। वर्किंग पेपर्स आप साथ साथ में बनाओगे, हाँ ऑडिट फाइल आप बाद में बना सकते हो, और कितने टाइम पीरियड के अंदर वो भी बताया गया है, 60 दिन के अंदर, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब सिंपल सी बात है, जो वर्किंग पेपर्स आपने बनाए ऑडिट करते हुए उसको आप फाइल में अरेंज कर सकते हो 60 दिन के अंदर। तो इट सेज ऑडिटर को अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को सबसे पहले कहते हैं एक ऑडिट फाइल में असेंबल करना है, 230 ये कह रहा है। एंड ये जो काम है ना कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को ऑडिट फाइल में असेंबल कर रहे हो, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम पीरियड कितना है, इन अ पीरियड नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये रेफरेंस बेसिकली एसक्यूसी 1 से आ रही है, जब एसक्यूसी 1 पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आपको समझ में भी आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो असेंबली आप कर रहे हो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, इसका मतलब ये अब जब आप ये असेंबली कर रहे हो ना, नया डॉक्यूमेंट नहीं ऐड कर सकते, आप कोई नए प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर सकते। दैट मीन्स इट डज नॉट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ न्यू प्रोसीजर, कोई नई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि जो आपने डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट करी मेंटेन, उसी को आप असेंबल करोगे जो आप ऑडिट फाइल बना रहे हो। अच्छा हाँ, कुछ चेंजेस हैं जो अलाउड हैं असेंबली करते वक्त,
और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के ही चेंजेस हैं, जैसे कि सॉर्टिंग कर लिया, कोलेटिंग कर ली, फ्लैग्स लगा लिए, इंटरलिंकिंग कर ली, ऐसे काम आप कर सकते हो। आफ्टर द असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल हैज बीन कंप्लीटेड, ऑडिटर शैल नॉट डिलीट और डिस्कार्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एक बार फाइल बन गई उसके बाद डिलीट नहीं कर सकते, डिस्कार्ड नहीं कर सकते ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो क्या है, कौन कौन से चेंजेस हैं जो फाइल बनने के बाद भी करने अलाउड है। देखो, आपने ना कोई डॉक्यूमेंटेशन पहले मेंटेन करी थी, फिर उसको हटा दिया और उसकी जगह पे कोई नई डॉक्यूमेंटेशन रख दी, तो जो डॉक्यूमेंटेशन आपने सुपरसीड कर दी उसको आप हटा सकते हो। क्या बोल रहे हो? एग्जाम्पल, आपने मैनेजमेंट से WR लिया इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। मैनेजमेंट ने आपको WR दे दिया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपने लिया, फिर आपने ना एंड ऑफ द ऑडिट जाके एक और WR ले लिया सेम ही मैटर को लेकर, तो आपने नया WR ले लिया ना, तो इसको पुराने को आप हटा सकते हो। सो इट सेज ये कुछ चेंजेस है जो आप कर सकते हो। डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, तो जो डॉक्यूमेंट आपने डिलीट कर दी कंप्लीटली, है ना, या सुपरसीड कर रहे हो, कोई नई डॉक्यूमेंटेशन आप उसकी जगह पे लेकर आ रहे हो, तो आप पुरानी डॉक्यूमेंटेशन को हटा सकते हो। सॉर्टिंग कर सकते हो, कोलेटिंग करना अलाउड है, राइट। क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हो वर्किंग पेपर्स की, कि भाई अगर एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ ऑडिट दूसरे एरिया से जुड़ा हुआ है तो आप क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। कंप्लीशन चेकलिस्ट के ऊपर साइनिंग ऑफ कराना अलाउड है, कि भाई कौन सा आर्टिकल असिस्टेंट ने क्या काम किया, ये सब कुछ। रिलेटिंग टू द फाइल असेंबली प्रोसेस, डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, या कोई और ऐसा काम जो आपने ड्यूरिंग द ऑडिट ही करा था बट डॉक्यूमेंट नहीं किया था, उसको आप कर सकते हो, क्योंकि काम तो आपने ड्यूरिंग द ऑडिट ही कर लिया था ना। सो इट सेज डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट एविडेंस जो ऑडिटर ने ऑब्टेन करे थे या डिस्कस करे हैं मैनेजमेंट के साथ, अग्री करे हैं अपने एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के साथ बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब ये है कि आपने इन काम को पहले कर लिया था, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन बाद में करो, सो दैट मच इज अलाउड। सो ये कुछ चीजें हैं जो करना अलाउड है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ये जो फाइल में मेंटेन करूंगा क्या सारे जीवन भर मेंटेन करूं? नहीं, स्टैंडर्ड कह रहा है कम से कम 7 साल के लिए तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। ओके, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, क्या कल क्लाइंट अगर उठ के कहता है कि मुझे चल अपनी डॉक्यूमेंटेशन दे, तो मैं उसको दे दूंगा क्या? डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, कोई उसे ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, है ना। सो इट सेज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ओनरशिप है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की, हाँ उसकी मर्जी है। ही मे एट हिज डिस्क्रिएशन, डिस्क्रिएशन का मतलब उसकी मर्जी है, वो अपनी इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से पोर्शंस बना सकता है, एक्सट्रैक्ट निकाल के प्रोवाइड कर सकता है क्लाइंट्स को, लेकिन उसको देखना पड़ेगा प्रोवाइडेड दैट कि जो डिस्क्लोजर वो कर रहा है ना, उससे उसके काम की वैलिडिटी कम नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड, या फिर अगर आप अश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो जैसे कि ऑडिट होगी, इन केस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट इंडिपेंडेंस उसकी और उसके एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स की वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। हिज पर्सनल मतलब मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। ओके, सो मतलब ये भी एक एस्पेक्ट है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यस, वो एक केस सिनेरो आपको बना देता है कि ऐसा ऐसा सिनेरो है, आपका जो कंपनी का मैनेजर है, CFO है, वो आपको कहता है कि मुझे अपनी डॉक्यूमेंटेशन दे और आप दे ही नहीं रहे हो, तो वो गुस्सा हो रहा है, ऐसा कुछ, तो आप ये वाला कंसेप्ट वहां पे लिखोगे कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। लास्ट में एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट आता है, और ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट है कंप्लीशन मेमोरेंडम का, या आप जिसे कहते हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। मतलब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी एंटिटीज होती है ना, जब आप उनकी ऑडिट करते हो, जैसे कि आपकी रिलायंस कंपनी होगी, ठीक है, अब वहां पे काम ज्यादा है तो अभी देखा प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करोगे, अभी देखा कि प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करोगे तो फिर डॉक्यूमेंटेशन का एक्सटेंट भी बढ़ जाएगा। तो फिर वहां पे आप ना समरी मेंटेन कर लेते हो, उनको आप कहते हो कंप्लीशन मेमोरेंडम। समरी के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे रिव्यू जब हो रहा है तो एंगेजमेंट पार्टनर इस समरी को रेफर कर लेता है, क्योंकि जितनी भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको मिली, सिग्निफिकेंट मैटर्स, ये सब उस समरी के अंदर आ जाते हैं। सो इस कंसेप्ट को आप कहते हो कंप्लीशन मेमोरेंडम। एक बार पढ़ देती हूँ फटाफट, यही लिखा हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। ऑडिटर में कंसिडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ समरी। कई बार वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन में समरी भी मेंटेन करता है, जिसको आप कहते हो कंप्लीशन मेमोरेंडम। और समरी के अंदर होता क्या है, सिग्निफिकेंट मैटर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो उसको मिले, एंड कैसे उन मैटर्स को ऑडिटर ने एड्रेस किया, ठीक है, मतलब क्या कंक्लूजन पे वो पहुंचा, सो आप उसको यहाँ पे मेंटेन करते हो।
पर्पस क्या है? कंप्लीशन मेमोरेंडम को मेंटेन करने की या समरी को मेंटेन करने की, इफेक्टिव एफिशिएंट रिव्यू को कंडक्ट करना, जो मैंने आपको बताया। सच समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑल्सो, अगर इंटरनल इंस्पेक्शन हो रही है, ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पर्टिकुलरली कहां पे यूज की जाती है ये देखो, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट के केस में। इन समरी से आप सिग्निफिकेंट मैटर्स इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो। प्रिपरेशन ऑफ सच अ समरी में असिस्ट द ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, कि क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, ऑडिटर ने उन सिग्निफिकेंट मैटर्स को रिजोल्व कैसे किया, किन कंक्लूजन पे वो पहुंचा, सो वो भी आप समरी से आइडेंटिफाई कर पाते हो। इट मे ऑल्सो हेल्प द ऑडिटर टू कंसिडर, हाँ ये भी एक चीज है कि क्या होता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ने सेट करें, मतलब देखो, आप जितने भी स्टैंडर्ड पढ़ते हो उसमें स्कोप होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। तो हर एक स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव है जो ऑडिटर के ऊपर सेट कर रहा है। सो जो ऑब्जेक्टिव ऑडिटर के ऊपर स्टैंडर्ड ने सेट करा, अगर ऑडिटर उन ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं कर पा रहा है, तो समरी से आपको पता लग जाएगा कि क्या इस नॉन अचीवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्या इसकी वजह से ऑडिटर का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, जो ऐसे दोस्तों ने उसके ऊपर लगाया है कि भाई आपको क्या करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही है या नहीं दे रही है, आपको इसके ऊपर अपना ओपिनियन देना है। सो क्या ऑडिटर was able to obtain that comfort or not? So it says it may also help the auditor to consider whether any individual relevant standard objective that the auditor cannot achieve, मतलब आपके ऊपर किसी स्टैंडर्ड ने ऑब्जेक्टिव लगाया हुआ था। मैं बात कर रही हूँ तो एग्जाम्पल से, ऐसे नंबर 550 कहते हैं कि आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन, है ना, कि भाई जितनी भी रिलेटेड पार्टीज थी वो आइडेंटिफाई कर ली है, उनके डिस्क्लोजर दे दिए, जो भी ट्रांजेक्शन्स आपकी मैनेजमेंट ने करी है इन रिलेटेड पार्टीज के साथ एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बट ऑडिटर यहाँ पे काम नहीं कर पाया, उसको एविडेंसेस नहीं मिले, सो ही वॉज नॉट एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव जो एसए नंबर 550 ने उसके ऊपर लगाया था। सो ऑडिटर ना डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें लिखता है, समरी जब आप बना रहे हो इट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर, तो वहां पे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बिकॉज ऑफ द नॉन अचीवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ एसए नंबर 550, क्या इट हैज प्रिवेंटेड द ऑडिटर फ्रॉम अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी जो उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि भाई उसको एक ओपिनियन देना है, उसको भी वो अचीव ना कर पाया हो, मतलब उसको कोई एविडेंसेस ही नहीं मिले, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन। सो ये आपका इंटायर एसए नंबर 230 था। अब इस स्टैंडर्ड को एक नज़र से देखोगे ना तो इस स्टैंडर्ड पे कुछ भी नहीं है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कहाँ से मोस्टली आते हैं। मीनिंग क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, और क्या आप डॉक्यूमेंट करते हो, एक क्वेश्चन वो एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, एक एग्जाम्पल पर जो आपकी एक क्वेश्चन जो बनेगा पर्पस से, जो बेनिफिट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, वहाँ से फैक्टर्स कौन कौन से कंसिडर करेगा ऑडिटर, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, ये क्वेश्चन अलग से बन सकता है। एंड ऑडिटर जब फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वो मेंटेन कर रहा है, वो कैसी दिखनी चाहिए, वो वाले पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। ऑडिट फाइल के ऊपर अलग से क्वेश्चन बनेगा, मेमोरेंडम के ऊपर अलग से क्वेश्चन बनेगा। आप बोलोगे आपने सारे बता दिए, हाँ, बट आपको ये भी पता होना चाहिए ऑडिट में, क्योंकि कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो इट वाज अ वेरी सिंपल स्टैंडर्ड आई थिंक, और बहुत ही ईजी स्टैंडर्ड है, और एग्जाम में इस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ओके, so thank you so much for watching this lecture and have a great day, night, जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो। Do like this video, do subscribe to our channel if you have not already. Bye bye.